हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। कैसे हैं सब लोग? आई होप कि अपन सब लोग अच्छे होंगे। और अभी तो हम सभी के समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो फुल एंजॉय होगा। लेकिन यही वो टाइम है जहां पर आप बोर्ड क्लासेस के बच्चे इस टाइम का बहुत प्रोडक्टिव यूज कर सकते हैं। और इस प्रोडक्टिव यूज के अंदर ये चीज भी इम्पोर्टेंट आती है कि जो क्लासेस आपको मिल रही है बहुत शॉर्ट टाइम की, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, उसको रेगुलरली आप जो है वो अटेंड कर रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर आज मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाने वाला हूं और वो रिलेटेड है पार्टनरशिप डीड से। पार्टनरशिप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है पार्टनरशिप डीड। उसी के बेस पर पूरी पार्टनरशिप जो है वो बेस्ड है, क्योंकि उसी से टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होते हैं, उसी से आगे काम होता है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, एक बार दोबारा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले पार्टनरशिप पढ़ा हमने, फिर फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा, फिर राइट ऑफ पार्टनर्स हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद पार्टनरशिप डीड क्या होती है वो पढ़ा। उसके आगे फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या प्रोविजंस फॉलो होंगे वो सब हमने पढ़े। और एक हमने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस। आज हम लोग बच्चों क्या बात कर रहे हैं कि जो पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या प्रोविजंस होंगे, वो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके जो है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो वो बुक जो है वो मैंने पहले ही बता दिया, सीबीएसई पैटर्न होगी। सीबीएसई के बच्चे हैं या इंग्लिश मीडियम राजस्थान बोर्ड के बच्चे हैं, वैसे तो अकाउंटेंसी मोस्टली इंग्लिश में ही पढ़ी जाती है, हिंदी के भरोसे ही न रहे। फिर भी अगर कोई बच्चे एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं उसके भी क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट करवाऊंगा। पर आज जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो है आपका टीएस ग्रेवाल की बुक से, इलस्ट्रेशन नंबर है 2। उस इलस्ट्रेशन को अभी मैं रीड कर रहा हूँ बहुत अच्छे से, और मैं कैसे रीड करता हूँ वो आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को ढंग से रीड करते हैं तो आपके 50% सॉल्यूशन तो वैसे ही हो जाता है। और आप बच्चों की सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या होती है कि आप आंसर पर फोकस करते हो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो फोकस नहीं करते हो। और उस केस में फाइनली आप क्या मिस्टेक करते हो, आप क्वेश्चन को रट के चले जाते हो, और एग्जाम में अगर एक लाइन भी उस एग्जामिनर ने ऊपर नीचे चेंज कर दी तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, या फिर आप वैसे ही करके आते हो जैसा आपने समझा है। आप अपना दिमाग नहीं लगाते हो, आप ये चेक नहीं करते हो क्वेश्चन एज इट इज है या फिर क्वेश्चन में कुछ चेंजेस है। तो अभी मैं क्वेश्चन को पहले आपको समझाऊंगा, देन फिर मैं उसका आपको सॉल्यूशन करने वाला हूं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो है इलस्ट्रेशन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, हैरी एंड गैरी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दो पार्टनर है और उन दोनों पार्टनर का नाम क्या है, एक का आपका हैरी है और एक का आपका गैरी है। और सबसे बड़ी चीज यहां पर क्या है, दोनों ने पार्टनरशिप डीड को नहीं बनाया है। और अगर नहीं बनाया है पार्टनरशिप डीड तो उस केस में क्या हो गया, उस केस में हो गया आपका कि कोई न कोई डिस्प्यूट हो गया या किसी की डिमांड ऐसी हुई जो इंटरटेन नहीं की जा सकती है। तो वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो इसके अंदर देखो आपके पास कि हैरी और गैरी दो पार्टनर्स है, उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, they do not have partnership but had agreed on following। लेकिन वो इस चीजों पे एग्री हुए। लेकिन जब आपके पास एग्रीमेंट नहीं है और ओरली कोई चीज आप कर रहे हो तो ओरली चीजें एप्लीकेबल आज के टाइम पे नहीं होती, बिकॉज पार्टनरशिप डीड भी ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी, लेकिन एप्लीकेबल कौन सी होती है, वो रिटर्न ही एप्लीकेबल होती है, ओरल एप्लीकेबल नहीं होती है। तो पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि हैरी को 10,000 पर मंथ जो है वो सैलरी पे की जानी है। क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट में किसको सैलरी है, सैलरी जो है हमारी इस क्वेश्चन में दी हुई है वो किसको है, हैरी। कितना, 10,000 पर मंथ। लेकिन क्या है इस क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है। और आपको अगर ध्यान हो तो पार्टनरशिप डीड के 5 पॉइंट थे जो मैंने आपको समझाया था कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी फॉलोड। उसमें पहला क्या है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज, नो सैलरी, कमीशन और एनी रेम्युनरेशन विल बी पेड
profit sharing ratio will be equal, and if any partner advance loan to firm, then he is entitled to receive maximum interest at the rate 6% per annum on loan. तो ये 5 पॉइंट क्लियर थे। तो तीसरा पॉइंट अगर आप लोगों को ध्यान आ रहा हो तो नो सैलरी, नो कमीशन, नो रिम्यूनरेशन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ पर हम हैरी को कुछ भी पे नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर क्या क्या है, सैलरी इज सैलरी टू बी पेड टू हैरी 10,000 पर मंथ, Gary to get commission at the rate 10% of net profit. Interest is to be allowed on capital 10% per annum. Interest to be charged on drawing at the rate 10% per annum, and partners can't be admitted unless both the partner agree. How will be the following dispute between Harry and Gary resolved? कैसे इन दोनों के बीच में जो dispute है उसको वो resolve करेंगे? Gary demands salary in lieu of commission equal to the salary of Harry, and Harry demands that his son Sherry be admitted as a partner for 25% share to be given out of his share of profit. Gary does not agree to Sherry admission at the partner. पहले में क्या कह रहे हैं, Gary सैलरी डिमांड कर रहा है, कमीशन इन लिeu ऑफ कमीशन, जितनी हमारी हैरी की सैलरी है उतनी मुझे कमीशन के बदले में सैलरी मिलनी चाहिए। और सेकंड में हैरी क्या बोल रहा है कि मुझे मेरे सन को एज ए पार्टनर जो है वो एडमिट आप कर। तो यहां दोनों ही केस में क्या होने वाला है, सबसे पहली चीज तो कि यहां पर जो चीजें हैं, जब आपकी डीड नहीं है तो सैलरी तो पे करने की बात ही नहीं हो सकती यहां पर। तो यहां पर क्या है, हैरी और गैरी दोनों के केस में ये क्रॉस हो जाएगा, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है। इवन सैलरी पे कर एग्रीमेंट नहीं तो सैलरी पे ही नहीं कर सकते हैं, बाकी बात तो दूसरी रही। लेकिन अगर फिर भी सैलरी की बात आ रही है तो ये कोई यहाँ पर सिचुएशन नहीं है कि जितनी उसको सैलरी मिल रही उतनी मुझे भी मिलनी चाहिए, ऐसा कोई यहाँ पर एग्रीमेंट नहीं होता। इवन सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन किसी भी पार्टनर को एग्रीमेंट नहीं है तो देना नहीं बनता है। दूसरी चीज में क्या कह रहा है यहाँ पर हैरी ये बोल रहा है मेरे सन को 25% शेयर के लिए आप एडमिट कर लो प्रॉफिट में से, जिसमें गैरी एग्री नहीं कर रहा है। तो वही चीज है कि 100% जो है वो कंसेंट सभी पार्टनर की चाहिए होती, किसी को भी आप एंटर करो। अगर वो कंसेंट भले 2 पार्टनर हो तो दोनों की कंसेंट चाहिए, और 10 हो तो 10 की कंसेंट चाहिए। लेकिन अगर एक पार्टनर उस चीज में एग्री नहीं करता है तो दूसरा पार्टनर किसी को भी उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं कर सकता है। तो सेकंड में भी क्या है, नो एडमिशन यहां पर हो जाएगा। किसी का भी सन हो पार्टनरशिप में एग्री मतलब एंटर नहीं हो सकता जब तक सभी पार्टनर्स एग्री नहीं करते। तो इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने 3-4 पॉइंट्स दिए थे हैरी और गैरी के, और हैरी और गैरी की डिमांड बताई और फिर बताया कि दोनों के डिस्प्यूट के अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीजें जिसको आपको रिजॉल्व करना है। पहला क्या है, गैरी बोल रहा है मुझे हैरी के बराबर सैलरी दो कमीशन की जगह पे। तो पहली बात तो वहां पर सैलरी मिलती नहीं हो तो बराबर की बात तो सेकंड होगी। दूसरी चीज, नए पार्टनर को एडमिट करना है, जब तक सभी की कंसेंट नहीं होती तब तक हम नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। ये चीजें हमको ध्यान में रखनी होती है। बच्चों आई होप कि ये जो दोनों चीजें मैंने समझाई है वो आपको समझ में आई होगी। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस एक आपको कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको करना है। यस, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन हम लोगों ने इलस्ट्रेशन जो किया सेकंड, उसके बाद अब हम बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। जिसके अंदर एक है आपका चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट और एक है आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज उन्हीं चीजों पे लगता है जो सर्टेन लायबिलिटीज है, जिसका पेमेंट होना ही होना है। जबकि एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होगा तो पार्टनर ले जाएंगे, बाकी पार्टनर नहीं लेके जाएंगे। ये चीज आपको समझनी है। चार्ज मतलब फिक्स लायबिलिटी, वेदर फर्म इज अर्निंग प्रॉफिट और नॉट, बट फिर भी उसका पेमेंट करना ही पड़ेगा। बट अगर मैं बात करूं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट,
तो इन दिस सिचुएशन फर्म के पास प्रॉफिट है तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाकी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी हम लोग यही चीज समझाने दोनों में डिफरेंस क्या है, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट दोनों में डिफरेंस क्या, दोनों सेम है या नहीं है। तो बिल्कुल 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो उसके अकॉर्डिंगली आपको पता चलेगा कैसे दोनों में डिफरेंस है। बच्चों इसमें एक चीज बीच में मैं बोलना चाहूंगा, किसी को भी ऐसा लग रहा हो अगर आप एज बुक वाइज ही पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों में बुक वाइज इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको आइडिया लगे मैं कहां से कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूं और कैसे कैसे आगे चैप्टर कवर हो रहा है। तो आपके साथ वो लिंक बना रहेगा, सीक्वेंस बनी रहेगी, तो आपको चीजें समझ में आएगी। तो आपको वो चीजें ध्यान रखना। मैं टॉपिक वाइज टॉपिक चीजें ले रहा हूं और लैंग्वेज भी बुक की ले रहा हूं ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए, बिकॉज बोर्ड में भी आपको लैंग्वेज उसी के अकॉर्डिंग लिखनी पड़ेगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट का नेचर कैसा होता है। ये हमेशा प्रॉफिट में से लेस होते हैं। चार्ज जो होते हैं वो हमेशा प्रॉफिट में से क्या होता है, लेस होते हैं। जबकि एप्रोप्रिएशन क्या होता है, एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट जो होता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। चार्ज क्या होता है, प्रॉफिट में से माइनस होता है, जबकि एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेकेंड चीज है रिकॉर्डिंग। तो हमें पता है जो फिक्स्ड लायबिलिटी होगी जिसका पेमेंट करना ही करना है हमें, वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, उसमें आपने देखा होगा उसके अंदर वो सभी इनकम और एक्सपेंस लिखते हैं जो फिक्स्ड है, या वो सभी एक्सपेंस लिखते हैं जिसका पेमेंट बिजनेस को करना ही करना है, भले वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो ये हमेशा कहां लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। जबकि एप्रोप्रिएशन के जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो भी चीजें होती है, वो सब एप्रोप्रिएशन के अंदर लिखते हैं, बिकॉज पार्टनर्स के बीच में एप्रोप्रिएशन उसका होता है। उसके बाद प्रेफरेंस की बात करूं तो हमें क्लियर पता चल गया, पार्टनर को प्रॉफिट सबसे लास्ट में मिलता है, ओनर को हर चीज सबसे लास्ट में मिलती है। उससे पहले क्या होती है, बाहर वालों को आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट करना होता है। तो ये भी क्या है, एक तरह से चार्ज आपकी लायबिलिटी है, आपका फिक्स्ड एक्सपेंस जिसका पेमेंट आपको करना ही करना है। तो हमेशा वो एप्रोप्रिएशन करने से पहले ही चार्ज का ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। जबकि हमेशा एप्रोप्रिएशन कब होगा, सभी चार्जेस सभी एक्सपेंस देने के बाद अगर जो प्रॉफिट बचता है, जो कुछ भी बचता है, उसका पेमेंट हम बाद में करेंगे। तो हमेशा चार्ज पहले होगा एप्रोप्रिएशन से, और एप्रोप्रिएशन हमेशा चार्ज के बाद होगा। एंड लास्ट कि हम इसमें एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे पार्टनर की बिल्डिंग यूज कर रही है फर्म और पार्टनर को कोई रेंट देना है, पार्टनर ने कोई लोन दिया है जिसका इंटरेस्ट पार्टनर को पे करना है। तो ऐसे जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो सब चार्ज में आते हैं, बिकॉज बिल्डिंग कहीं और की लोगे तो भी पेमेंट देना है, लोन कहीं और से लोगे तो भी पेमेंट देना है। पार्टनर को भी यहाँ पर एज आउटसाइडर मान के ट्रीटमेंट किया जाता है, जो सब चार्ज में आता है। लेकिन मैं बात करूं, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पार्टनर को सैलरी देनी है, वो तभी पॉसिबल है जब फर्म प्रॉफिट को अर्न कर रही है, तभी हम लोग वो चीजें दे पाएंगे। तो बच्चों ये चारों पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे, नेचर, रिकॉर्डिंग, प्रायोरिटी दैट इज प्रेफरेंस एंड एग्जांपल की क्या क्या एग्जांपल उसमें हो सकते हैं। तो आई होप बच्चों आज मैंने इलस्ट्रेशन 2 करवाया और साथ में डिफरेंस बताया, दोनों चीजें क्लियर हो गई। अगर फिर भी कोई चीज क्लियर नहीं हुई हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इस टॉपिक को दोबारा आपको समझा दूंगा। बट फटाफट ये वीडियो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, आप खुद भी इस चीज को इस वीडियो को देखें और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और इन क्लासेस का बेनिफिट लें। आपका अपना अविनाश है। थैंक यू वेरी मच।